हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम नीलम भाटिया है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के एनसीईआरटीज। तो क्लास 9 के एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और दो चैप्टर्स ऑलरेडी इस सीरीज में हो चुके हैं। साथ साथ तैयारी करते जाइए, एनसीईआरटीज आपकी साथ में प्रिपेयर हो जाएंगे एंड दे विल रियली हेल्प यू इन योर एग्जाम जर्नी। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। देखिए, चैप्टर 1 में हमने डेमोक्रेसी को समझा, चैप्टर 2 में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इस बात को समझा। और फाइनली कहीं ना कहीं हमने इस बात से एग्री किया कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। नाउ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हमने देखा कि इलेक्शंस बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अगर आप अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक बोलते हैं तो इलेक्शंस आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, क्योंकि इलेक्शंस में लोगों का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमने देखा कि डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? लोग। तो सबसे पहले देखिए, एनसीईआरटी हमसे क्या सवाल करती है, दैट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। सबसे पहले एनसीईआरटी ने हमें ये समझाने की कोशिश करी है कि इलेक्शंस की हमें जरूरत क्या है। तो ओके, लेट्स आस्क इट दिस वे। अगर एक डेमोक्रेसी हम कह रहे हैं कि अ कंट्री इज डेमोक्रेसी, तो क्या वो इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेटिक हो सकती है? देखिए, जब मोनार्कल सिस्टम की अब बात करते हैं तो वहां सारे फैसले राजा या रानी लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हम डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना सकते हैं जहां कोई राजा रानी ना हो और लोग सारे फैसले लें? देखिए, पॉसिबल हो सकता है, पर उसके लिए सारे लोगों को हर डिसीजन लेने के लिए साथ आना पड़ेगा, जिसके लिए टाइम चाहिए, जिसके लिए मैनेजेबल होना चाहिए, और साथ साथ लोगों के पास इतनी स्किल भी होनी चाहिए। तो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इलेक्शंस के थ्रू अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं जो इन टर्न हमारे लिए फैसले लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि ठीक है, हमें रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत भी है और डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स ही हमारे लिए फैसले लेते हैं, पर क्या ये ज़रूरी है कि इन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शंस के थ्रू ही चुना जाए? ओके, तो सोचते हैं क्या और तरीके हो सकते हैं। मे बी हम उन्हें एज के बेसिस पे ले सकते हैं, मे बी हम उन्हें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ले सकते हैं। बट देन क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू डिसाइड कि कौन सी एज अप्रोप्रिएट है टू बी द प्राइम मिनिस्टर? तो क्या कोई अगर 70 साल का है तो उसको लेना चाहिए, कोई पीएचडी है तो उसे लेना चाहिए? अगर चलिए फर्स्ट करिए, हम कुछ ऐसे क्राइटेरिया निकाल भी लें जिससे हम बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस या बेस्ट बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन निकाल लें, तो क्या ये तरीका डेमोक्रेटिक होगा? क्योंकि सोच के देखिए, क्या इसमें लोगों की इच्छा शामिल होगी? नहीं। तो द ओनली वे जिससे आप इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बना सकते हैं वो तब है जब वहां इलेक्शंस हो। क्यों? क्योंकि इलेक्शन से लोग अपने लीडर्स चुन पाते हैं और उन्हें बदल भी पाते हैं, क्योंकि इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल पे होते हैं। इसका मतलब अगर 5 साल बाद आप अपने लीडर्स से खुश नहीं है तो आप उन्हें बदल भी सकते हैं। एंड दैट इज वाई इलेक्शंस आर सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन पीपल कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम। लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए कानून कौन बनाएगा, किसकी गवर्नमेंट होगी, मेजर डिसीजंस कौन लेगा, और वो कौन सी पार्टी होगी जिसकी पॉलिसीज पे हमारा देश आगे आने वाले 5 साल चलेगा। तो इट बिकम्स वेरी क्लियर दैट इलेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट सवाल जो एनसीईआरटी हमसे करती है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। हम सबने देखा था कैसे उन कंट्रीज में जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती हैं बट असल में डेमोक्रेटिक नहीं है, वहां भी इलेक्शंस होते हैं। तो वो कौन से क्राइटेरिया है जिससे आपको पता चलता है कि सच में एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, क्या सबके पास पॉलिटिकल इक्वालिटी है? याद करिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू हम पढ़कर आए हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में हर एक के पास अपनी सरकार चुनने का मौका होना चाहिए। सेकंड, हम किस में से चूज करें? हमारे पास कुछ पॉसिबल ऑप्शंस होने चाहिए, यानी कि फेयर और मीनिंगफुल चॉइसेस होनी चाहिए लोगों के पास में। देन इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आज हो गए तो 15 साल बाद हो रहे हैं। एवरी, जैसे भारत में 5 साल का टाइम पीरियड है कुछ इलेक्शंस में, तो एवरी ईयर, एवरी 5 ईयर्स, एवरी 6 ईयर्स इलेक्शंस होने चाहिए। देन वही कैंडिडेट सरकार बनानी चाहिए जिसे लोग चुनते हैं, और वही फैसले लेने वाले जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होने चाहिए। फिफ्थ, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए, लोग असल मायने में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सके। इलेक्शंस में रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, मैल प्रैक्टिसेस कम से कम या फिर ना हो, तभी हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है। तो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, रियल चॉइसेस, देन इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल,
then those who are selected by the people should win, and finally election should be free and fair. अब देखिए जहां इलेक्शंस है वहां इलेक्टोरल कंपटीशन आएगा ही आएगा, सिंपली बिकॉज कुर्सी की लड़ाई है, जीतना है तो आप किसी भी तरीके की जो है टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा होता भी है। हम देखते हैं कि कई बार पार्टीज कुछ एक पर्टिकुलर रिलीजियस डॉक्ट्राइन को उठाकर लड़ाई करती हैं, कभी कास्ट पॉलिटिक्स खेलती हैं, कभी लैंग्वेज पॉलिटिक्स खेलती हैं। तो ये कहा भी जाता है कि कहीं ना कहीं इस इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन की वजह से हम देश में डिसयूनिटी या फैक्शनलिज्म देखते हैं, अननेसेसरी का लड़ाई झगड़ा देखते हैं, और कई बार जो लोग सच में अच्छा काम कर सकते हैं, हु कैन बी गुड लीडर्स, वो सिलेक्शन इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है इस डर्टी गेम में कौन पार्टिसिपेट करेगा, वाई शुड वी फॉल इनटू दिस ट्रैप, इसीलिए अच्छे अच्छे लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये प्रॉब्लम का आइडिया नहीं था। ऑब्वियसली दे न्यू कि इलेक्टोरल कंपटीशन उससे रिलेटेड मैल प्रैक्टिसेस होंगी, पर फिर भी उन्होंने इलेक्शंस को चुना, समझिए क्यों। कि देखिए अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो लोगों के पास ये चांस नहीं होगा कि वो अगली बार इस सरकार को हटा सके। देखिए अगर मैं एक आइडल वर्ल्ड की बात करूं तो वहां तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है मोटिवेटेड होनी चाहिए मॉरल्स के थ्रू, वो हमेशा इसलिए सरकार बनानी चाहिए कि वो लोगों के लिए कुछ कर सके, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इलेक्शंस बार बार नहीं कराते तो। पर हम सब जानते हैं कि हम एक आइडल वर्ल्ड में नहीं रहते, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल लीडर्स अपने पर्सनल एम्बिशंस के हो सकता है कि वो लोगों की भी मदद करना चाहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल्सो वॉन्ट अ गुड पोलिटिकल करियर फॉर देमसेल्व्स। और यहाँ पर ये इंश्योर करने के लिए कि लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, इलेक्शंस होना, इलेक्टोरल कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे पार्टी को, कैंडिडेट को ये पता होता है कि अगर मैंने इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मैंने लोगों की बात नहीं सुनी, जिस पर्पस के लिए मैं इलेक्ट हुआ हूँ अगर वो नहीं किया, तो अगली बार लोग मुझे टाटा बाय बाय कह के घर पे बिठा सकते हैं। तो रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन जो है ना, उसकी वजह से इंसेंटिव मिलता है। आप एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर लें और मेंस दे रहे हैं, आपको फिर से प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ता है, तो आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मेंस देना होता तो आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी नहीं करते। तो एवरीथिंग वर्क्स ऑन रिवॉर्ड मैकेनिज्म, और वैसे ही रेगुलर इंसेंटिव के लिए रेगुलर इलेक्शंस जरूरी है, क्योंकि हम एक आइडल वर्ल्ड में नहीं रहते। ये वही बात है कि एक शॉपकीपर प्रॉफिट मोटिव से चलता है, पर अगर को पता है कि मैं अपने जो ग्राहक है उसको अच्छे सामान नहीं दूंगा तो वो नेक्स्ट टाइम किसी और से ले लेगा, इसीलिए ही इज बाउंड टू गिव यू गुड सर्विस ऑल्सो। सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन से हो सकता है डिविजन होता हो, लाइक झगड़ा भी होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे दीज लीडर्स सर्व पीपल बेटर बिकॉज दे नो कि वो फॉरएवर नहीं है, सदा के लिए नहीं है, वो उन्हें हटाया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि भारत में इलेक्शंस कैसे होते हैं। देखिए बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं आपको चीजें बता रही हूँ, यू डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट इट, जितना आसानी से सरल भाषा में समझ में आ जाए उतना अच्छा। अब सवाल है कि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस कैसे होते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर इलेक्शंस लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, लोकसभा ऑफ कोर्स हाउस ऑफ पीपल, विधानसभा हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं। तो 5 साल के बाद नई इलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू नई सरकार चुनकर आती है। हो सकता है आप उसी पार्टी को फिर से वोट करें, हो सकता है ना करें, कुछ भी हो सकता है, बट एवरी 5 ईयर्स जो एग्जिस्टिंग लोकसभा या विधानसभा है वो डिसॉल्व की जाती है और नए तरीके से इलेक्शंस कराए जाते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इसे कहा जाता है जनरल इलेक्शन। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या सिस्टम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बाई इलेक्शंस क्या होते हैं। देखिए अगर सपोज करें कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है ए बी, यहाँ के लीडर की किसी रीजन से डेथ हो जाती है, या यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी से रिजाइन कर देते हैं, इन दोनों ही सिचुएशंस में क्या होगा, ये पर्टिकुलर सीट खाली हो जाएगी। तो इस सीट पर जब इलेक्शंस कराए जाते हैं तब उसे बाय इलेक्शंस कहा जाता है। देखिए इसको ऐसे समझिए, चुने हुए नेता अगर किसी रीजन से उनकी मृत्यु हो जाती है या वो रिजाइन कर देते हैं, वो सीट खाली हो जाती है, तो वहाँ फिर से इलेक्शंस कराने पड़ते हैं, और इसी इलेक्शन को बोला जाता है बाय, वो बाय बोल के चले जाते हैं, इसीलिए वहां पर क्या होता है, बाय इलेक्शन। देखिए ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती क्या है। तो देखिए भारत में एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन है। इसका मतलब क्या है, इलेक्शन के पर्पस के लिए भारत देश को एरिया वाइज अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और इस एरिया को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ए, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बी, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी सी। तो ये एरिया के बेसिस पे हम लोग कंट्री को
डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करते हैं और हर एरिया को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। और जो वोटर्स हैं इस इलेक्टोरल एरिया के, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये है कि सपोज हमें लोकसभा के लिए इलेक्शंस करने हैं। लोकसभा में सीट है 543, राइट। हम क्या करेंगे, भारत को 543 कॉन्स्टिट्युएंसीज में, ये जो मैं आपको एरिया बता रही थी ABC, इसमें डिवाइड कर दिया जाता है और हर कॉन्स्टिट्युएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज होता है। तो देखिए कितने हो गए टोटल, 543 क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, ए से गया एक इंसान, बी से, सी से, ऐसे करके 543 कॉन्स्टिट्युएंसी में से 543 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। हर एक आपका कहलाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि ये एरिया कैसे डिवाइड होता है मैम, क्या बराबर बराबर लैंड के टुकड़ों में बांट दिया जाता है, क्या स्केल से नापा जाता है 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर? नहीं। देखिए ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्युएंसी बनती है पॉपुलेशन के मेजरमेंट पे। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कोशिश ये की जाती है कि हर कॉन्स्टिट्युएंसी की पॉपुलेशन लगभग बराबर हो, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि हर एक इंसान की वोट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब सोचिए, अगर ए कॉन्स्टिट्युएंसी में 4000 लोग हैं और वो मिलकर एक पर्सन को वोट कर रहे हैं, और बी में सिर्फ 20 लोग हैं और वो मिलकर एक को वोट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ साउंड करता है। कि हमें क्या करना है, हमें वोट की वैल्यू भी सेम रखनी है। हम क्या करते हैं, इन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्युएंसीज को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि हर एक की पॉपुलेशन रफली बराबर आए। इसलिए हो सकता है किसी जगह का एरिया बड़ा हो, किसी का एरिया छोटा हो, ये डिपेंड करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी पे। तो याद रखिएगा, एरिया टेरिटोरी वाइज जरूर डिवाइड होता है, पर उसमें कंसिडर क्या किया जाता है, पॉपुलेशन कंसिडर की जाती है। सिमिलर तरीके से हम जब स्टेट इलेक्शंस होते हैं तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान में हमें स्टेट इलेक्शंस कराने हैं, तो अब राजस्थान को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देंगे और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो चुन के आएंगे वो क्या कहलाएंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि MLA। अब मुझे सोच के बताइए कि क्या हमेशा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए सेम रहेगी? नहीं, लोकसभा की इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होगी और लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली अलग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। इसी तरह से पंचायत लेवल पे भी होता है। अगर आपको एक विलेज पंचायत में से चुनना है तो आप उसको अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर देते हैं। हर वार्ड से एक जना चुन कर आता है, वार्ड काउंसलर हम जिसको कहते हैं, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। या आपको जो है अर्बन लोकल बॉडी के लिए कराना है तो आप शहर को अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर देते हैं और हर वार्ड से एक पार्षद जीत कर आता है। सिंपल सी बात याद रखिए, पूरी जमीन को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है, पर कंसिडर क्या की जाती है, पॉपुलेशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि वैल्यू ऑफ वोट सेम रहे। तो जो ये आप सुनते हैं ना सीट्स, ये सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला कि XYZ पार्टी को 500 सीट्स मिली, तो इसका मतलब ये है कि वो 500 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत गई आउट ऑफ 543। आई होप आपको अब ये बात समझ में आई होगी। ओके, नाउ मूविंग अहेड, एक और बात कर लेते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी की। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स इस बात पर विचार कर रहे थे कि कहीं इस इलेक्शन प्रोसीजर में ऐसा ना हो, कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कभी जीतने का चांस ना मिले, सिंपली बिकॉज वो अभी तक पीछे रहे, वो उतने रिसोर्सफुल नहीं है, उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है, तो हमेशा ज्यादा वोट मिलने वाला ही आपका जो है विनर होगा। और हो सकता है इन लोगों को कभी चांस ही ना मिले उतने वोट्स पा पाने का। इसीलिए आइडिया आया रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का, कि कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड की जाएंगी जहां से एक सर्टेन सेक्शन जो डिसाइड किया गया है, वहां उसी सेक्शन के लोग इलेक्शन में खड़े हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ST के लिए रिजर्व्ड है, तो इसमें वोट कोई भी कर सकता है। देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, तो अगर आप ST के नहीं है, जनरल है, OBC है, तो भी आप वोट कर सकते हैं। बट सीट पर, गद्दी पर कौन बैठ सकता है, somebody who belongs to that reserved category, that is ST। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व किया जाता है, एंड इसीलिए यहाँ पर वही लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो इस रिजर्व क्लास को बिलोंग करते हैं। ऐसा क्यों किया गया, ताकि इनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। अब देखिए कैसे डिसाइड होता है कितनी सीट्स रिजर्व की जाएंगी, तो वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है।
जितना पॉपुलेशन में शेयर है SC ST का, उतना ही शेयर इन टर्म्स ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होना चाहिए। तो अगर 10% शेयर है तो 10% सीट्स, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। सो द नंबर ऑफ सीट्स वुड बी इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इसको कहा जाता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इनिशियली ऑफ कोर्स इट वाज फॉर SC ST। कई जगहों पर ये OBCs के लिए भी एक्सटेंड किया गया है पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। और आपको नहीं भूलना है कि 1/3 सीट्स रिजर्व्ड है हमारे यहाँ पर अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज में, किसके लिए? विमेन के लिए। ये हम और पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, जहां हम देखेंगे कैसे लोकल लेवल पर पंचायत इलेक्शन किस तरीके से काम करते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, नेक्स्ट बात करते हैं वोटर्स लिस्ट की। देखिए, हम लोग पहले ही पढ़ के आए हैं कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव करते हैं, यानी 1 पर्सन 1 वोट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं जो एलिजिबल है इलेक्शंस के लिए। तो भारत में द एज दैट इज डिसाइडेड इज 18+। तो 18 साल के अगर आप हैं तो यू आर एलिजिबल टू वोट। इसके लिए सरकार को एक इलेक्टोरल रोल, जो इलेक्टोरल भाषा है उसमें इसको इलेक्टोरल रोल कहते हैं, कॉमनली हम इसको वोटर्स लिस्ट कहते हैं, यानी कि वो लिस्ट जिसमें वो सारे लोग जो एलिजिबल है टू वोट उनका नाम डाला जाता है। और इसे समय समय पर जो है रिफ्रेश रिन्यू किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि कुछ लोग अगर किसी की डेथ हो गई है या वो वहां से मूव कर गए हैं या कुछ नए लोग 18 ईयर्स के हुए हैं तो उनका नाम इस वोटर्स लिस्ट में डाला जा सके। इससे क्या होता है? एवरीवन गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें कि हम बिलीव करते हैं द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो एक लिस्ट तैयार की जाती है, इसमें सारे लोग जो एलिजिबल टू वोट है उनका नाम आता है। मैंने बताया एलिजिबिलिटी हमारे यहाँ क्या है, 18 ईयर्स है। और रिगार्डलेस आपकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है, इससे कोई फर्क ना तो पड़ना चाहिए ना पड़ता है। देखिए, ऑफ कोर्स अगर कोई क्रिमिनल है या कुछ अनसाउंड माइंड के लोग हैं तो उन्हें कभी कभी रोका जा सकता है वोट करने के लिए, बट ये बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे एलिजिबल वोटर्स का नाम इस वोटिंग लिस्ट में आए। समय समय पे इसे अपडेट भी किया जाए, जो जिनकी डेथ हो गई है उन्हें हटाया जाए, अगर किसी ने मूव किया है तो उनका नाम उसमें से रिमूव किया जाए, कोई नए लोग वहां शिफ्ट हुए हैं तो उनका नाम उसमें ऐड किया जाए। यानी रिविजन होना चाहिए एवरी 5 ईयर्स, राइट? अब देखिए, एक इलेक्शन कार्ड जिसको हम इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड या फिर एपिक भी कहते हैं, वो भी इशू किया जाता है, बनाया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप वोट करने जा रहे हैं तो आइडेंटिफाई कि आप वही इंसान है जिसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में है। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम नीलम भाटिया है, मैं वोटर ID में अपना दिखाऊंगी कि माई नेम इज नीलम भाटिया एंड आई एम द सेम पर्सन। पर देखिए, कंपलसरी नहीं है। अभी आप चाहे तो अपना आधार कार्ड भी लेकर जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर जा सकते हैं, राशन कार्ड भी लेकर जा सकते हैं, सो दैट यू कैन प्रूव दैट यू आर द सेम पर्सन जिसका नाम वोटिंग लिस्ट में है। ये बात याद रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये तो हो गया वोटिंग लिस्ट। अब ऑब्वियसली हम चूज किसे कर रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। तो वोट का राइट मैंने आपको बोला 18 ईयर्स होते ही आपको मिल जाता है। अब हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन? नाउ लुक एट दिस, एनीबडी हु इज एलिजिबल टू वोट इज एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन। बस फर्क कितना आ जाता है, एज का। तो हमारे जो 18 है वो इलेक्शन के लिए हो जाती है मिनिमम एज ऑफ 25 ईयर्स। ऑफकोर्स और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्रिमिनल्स एक्सेट्रा पर, बट वो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में अप्लाई होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर इफ यू आर द लकी वन, तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से अगर आप आए हैं, वो नॉमिनेट कर रहे हैं आपको, यानी यू आर गेटिंग जिसको कहते हैं द पार्टी टिकट, तो आपको पार्टी का इलेक्शन सिंबल भी मिल जाता है, पार्टी का सपोर्ट भी मिल जाता है। और अगर आप किसी पार्टी के थ्रू नहीं आ रहे हैं तो आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी भर सकते हैं। तो यू कैन ईदर बी इंडिपेंडेंट और यू कैन बी एसोसिएटेड विद सम पार्टी। अब देखिए, इसके बाद आपको फिल करना पड़ता है एक नॉमिनेशन फॉर्म और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि थोड़े से पैसे। तो अ नॉमिनेशन फॉर्म हैज टू बी फिल्ड एंड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट हैज टू बी गिवन। देखिए, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था जिसके बाद ये बोला गया कि हर एक कैंडिडेट को जो भी इलेक्शंस लड़ रहे हैं उनको एक डेक्लेरेशन देना होगा। देखिए, डेक्लेरेशन मतलब एक एफिडेविट में उनको क्या बताना होगा कि आपके खिलाफ कौन कौन से क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, आपके असेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, ताकि ये देखा जा सके कि 5 साल बाद, 5 साल पहले तो आपके पास एक घर था और 5 साल के बाद 10 घर हो गए, तो 10 घर कहाँ से बने पता तो चले ना। तो असेट्स और लाइबिलिटी का लेखा जोखा आपको बताना पड़ेगा। और आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा। अब देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है भारत में,
बट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों आपको लिखने के लिए दिया गया? ताकि लोग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले सके, लोगों को पता हो कि जिनको वो चुन रहे हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनके क्या असेट्स हैं, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस तो पेंडिंग नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप अपने आप को एज अ कैंडिडेट फील्ड में उतार रहे हैं, आपको पब्लिक करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड मूव। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में? जैसा कि मैंने आपको कहा, पार्टिसिपेट करिए, ओपिनियन बिल्डिंग होगी, बहुत जरूरी है यूपीएससी के लिए। तो आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है, डू यू रियली थिंक कि ये एक अच्छा आइडिया था सुप्रीम कोर्ट ने जो किया ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजन के बारे में? आपका क्या कहना है? जस्ट लेट मी नो। नेक्स्ट एक बॉक्स में बहुत अच्छी डिबेट एनसीईआरटी ने रखी है, दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स। तो देखिए, इस पे बहुत बार डिबेट होती है कि क्या वो लोग जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं उनके लिए कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्या? हमने देखा कुछ स्टेट्स में पंचायत इलेक्शंस में ऐसा किया भी गया, राइट? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टेन लेवल तक मैंडेटरी करी गई। तो यहाँ पर इन्होंने ये एक्सप्लेन करा है कि क्यों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना जरूरी नहीं है व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन। तो सबसे पहले ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि देखिए, हर एक जॉब में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। आप सचिन से या विराट से ये नहीं पूछते कि उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एज लॉन्ग एज दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, इट डज नॉट मैटर कि उनके पास कौन सी डिग्री है, राइट? सिमिलरली एक अच्छा एमएलए, एक अच्छा एमपी तब बनता है जब वो लोगों के कंसर्न को समझता है, उनके प्रॉब्लम्स को समझता है। इवन इफ यू हैव big degrees, it does not matter if you're not able to understand people. Then अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना रेलिवेंट होता, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि व्हाट और हाउ मच एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड बी गुड? कैसे आप डिसाइड करोगे 10th पास करना है या 12th करना है या ग्रेजुएट करना है? इट इज सो डिफिकल्ट। एंड देन हमें एक बात ये समझनी पड़ेगी कि हम जिस देश में आ रहे हैं वहाँ सबको एजुकेशन की उतना समान हक अभी तक नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों को जो किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, उनको आप रेस में पीछे कर रहे हैं, उनको आप राइट टू गेट इलेक्टेड से दूर रख रहे हैं। एंड दिस इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी ये बिलीव करता है दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू वोट एंड शुड बी एबल टू कंटेस्ट इलेक्शन। कुछ फेयर पॉइंट्स दिए गए हैं, बट आई वॉन्ट टू कीप इट ओपन। आई वॉन्ट यू टू टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये मानते होंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो आपका क्या आर्ग्यूमेंट है, क्यों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए कैंडिडेट्स के लिए? एनसीईआरटी ने हमें ये तो बता दिया क्यों जरूरी नहीं है, बट यू लेट मी नो कि फायदा क्या होगा अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो। एंड आई विल आल्सो पिच इन विद माय व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। आप पार्टिसिपेट करिएगा, मैं भी आपको बताऊंगी कि मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ। मूविंग अहेड, हमने वोटर्स लिस्ट समझ ली, हमने इलेक्शन का प्रोसीजर समझ लिया। अब बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन की। आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए, अब आपको क्या करना है? अब आपको लोगों से वोट लेने हैं, और वोट लेने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? कैंपेनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कैंपेनिंग यार? किस तरह से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, उनको बताएंगे कि आप उनके लिए क्या करेंगे वंस यू गेट इलेक्टेड, एक बार जब आप चुन लिए जाएंगे। तो व्हाट वुड यू डू? इसको कहा जाता है इलेक्शन कैंपेनिंग। मुझे लगता है ये किसी को भी बताने की जरूरत है। आपने हजार बार देखा होगा हाउ रैलीज आर कंडक्टेड, हाउ अनाउंसमेंट्स आर मेड, कई तरीके से टीवी पर, रेडियो पर, हर न्यूज़पेपर में, हर जगह इलेक्शन कैंपेनिंग की जाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, एक 2 वीक पीरियड मिलता है बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। इसी दौरान आपको करनी पड़ती है। अब ऑब्वियसली यही 2 वीक्स में इलेक्टोरल कैंपेन नहीं होता, बहुत पहले से दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। पब्लिक अटेंशन अपनी तरफ गैदर करने की बहुत लंबी कोशिश होती है। इलेक्शन कैंपेन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, नॉट लेस देन एनी एडवर्टाइजमेंट्स इन इंडिया। देखिए, यहाँ पर ना इन्होंने कुछ स्लोगन्स दिए हैं जो हर इलेक्शन, कुछ फेमस इलेक्शन से पहले यूज किए गए थे। आप इसको देख लीजिएगा एक बार, कई बार स्टैटिक के जो क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उसमें काम आ जाता है। जैसे 1971 में जो इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने दिया था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। फिर इमरजेंसी के बाद जयप्रकाश नारायण जी 1977 सेव डेमोक्रेसी, 71 रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, 77 सेव डेमोक्रेसी। लेफ्ट ने बंगाल के जो इलेक्शंस थे उस समय दिया था लैंड टू द टिलर, यानी जो खेतिहर है उनको लैंड मिलना चाहिए। देन प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, ये जो एनटी रामाराव थे उन्होंने दिया था। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश 1983। कुछ फेमस स्लोगन्स हैं, एक बार याद कर लीजिएगा, मे बी यू कैन यूज इट इन योर एसेज, या फिर यू कैन गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन। गरीबी हटाओ, सेव डेमोक्रेसी, लैंड टू द टिलर, प्रोटेक्टिंग द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस, एक्सेट्रा। अब देखिए, यहाँ तक हमने इलेक्शन के कई सारे प्रोसेसेस को समझा, बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो आपको इलेक्टोरल कैंपेन दी गई है, इसमें आपके पास फ्री विल नहीं है पूरा कि आप
एक पॉलिटिकल पार्टी है तो आपका जो मन चाहेगा आप करेंगे, नहीं। कुछ रूल्स हैं जिनको ओबे करना पड़ता है हर पॉलिटिकल पार्टी को। जैसे कि वोट लेने के लिए आप किसी को डरा धमका नहीं सकते, आप किसी को पैसा देकर अपनी तरफ नहीं कर सकते, कास्ट का नाम लेके, रिलीजन का नाम लेकर अपनी तरफ वोट नहीं कर सकते। सपोज करें आप गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट होने के कारण आपके पास अभी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, उसका इस्तेमाल आप इलेक्शन कैंपेन में नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ऐसा एक फेमस केस हुआ है जहां इलेक्शन कैंपेन में गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज किया गया और बाद में उस इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। ऐसा भी नहीं है कि आपका जितना मन चाहे आप खर्चा कर सकते हैं, उसकी भी लिमिट बताई गई है कि आप लोकसभा के लिए इतना खर्चा कर सकते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इतना खर्चा कर सकते हैं। अगर ये सारी बातें नहीं मानी जाती हैं एंड इट इज प्रूवन इन एनी सिचुएशन, तो इवन इफ इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हों, इलेक्शंस को नल एंड वॉयड डिक्लेयर किया जा सकता है, कैंसिल की जा सकता है अपने आपके कैंडिडेचर को। यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी हर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना पड़ता है। जो हमारी इलेक्शन कमीशन है, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, जैसे आप स्कूल जाते थे तो आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट था कि आपको यूनिफॉर्म पहननी होगी, टाई लगाना होगा, आप रिसेस से पहले खाना नहीं खा सकते। सम पीपल आर स्माइलिंग कि हमने कभी नहीं माना ये, बट एनीवे देयर वर सम रूल्स दैट यू हैड टू फॉलो। सिमिलरली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो रूल्स हैं जो इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाए जाते हैं, जिससे हर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना होता है। जैसे आप किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए यूज नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट व्हीकल्स को, ऑफिशियल्स को, एयरक्राफ्ट को यूज नहीं कर सकते अपने कैंपेन के लिए। एक बार इलेक्शंस अनाउंस हो गए तो रूलिंग पार्टी ये नहीं कर सकती कि भैया अब प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, डैम बना रही है, रोड बना रही है। वंस द इलेक्शन डेट्स हैव बीन अनाउंस्ड, can't start a new project altogether। ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। ऐसा क्यों किया जाता है, याद रखिए, हमने डिस्कस किया था कि इलेक्शन सिर्फ होना काफी नहीं है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। तो ये जो इलेक्शंस को फ्री और फेयर बनाना है ना, उसमें इन सब चीजों का बहुत बड़ा हाथ है। कैंपेनिंग हो गई, इलेक्टोरल लिस्ट हमने डिस्कस कर ली, नॉमिनेशन डिस्कस कर लिए, फाइनली पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट, द बिग डे जिसको हम कहते थे इलेक्शन डे। जिसका भी नाम उस वोटर लिस्ट पे था वो पोलिंग बूथ जाते हैं। यूजुअली देखिए कोई लोकल स्कूल होता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस होता है, जिसको एज पोलिंग बूथ बनाया जाता है। आप अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क लेकर आते हैं, आप वोट करते हैं, आपके दिस मार्क दैट इज मेड ऑन योर हैंड, ऑन योर फिंगर, ताकि ये प्रूव हो जाए कि आपने वोट कर लिया, आप दोबारा वोट करने ना आए। बाय द वे, एक और डिबेट एनसीईआरटी ने हमसे करी है कि आर द इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री। हम सबको पता है इलेक्शंस में बहुत खर्चा होता है, कैंपेनिंग से लेके बूथ, पोलिंग बूथ बनाने से लेके अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स तक, इट इज वेरी वेरी कॉस्टली। और इसके लिए बीच में एक बात भी चली थी, गवर्नमेंट के द्वारा भी आई थी, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन। डू नो अबाउट दिस? क्या आपको पता है ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? बताएगा मुझे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन, क्या होता है वन नेशन वन इलेक्शन। क्या इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? क्या ये जो खर्चा होता है बहुत सारा इलेक्शन में, ये वन नेशन वन इलेक्शन से रुक सकता है? एनीवे, कमिंग बैक टू द एनसीईआरटी, तो देखिए पहले क्या होता था, आपको एक बैलेट पेपर मिलता था। इस बैलेट पेपर में जो भी लोग लड़ रहे हैं इलेक्शंस, उनका नाम और उनका सिंबल होता था। आपको, जिसको आप वोट कर रहे हैं उसके आगे स्टैंप लगाकर और उसे बैलेट बॉक्स में डालना होता था। अब ऐसा नहीं होता, अब हमारे पास बहुत हाईटेक ईवीएम मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, जिसमें सामने सामने एक बटन होता है और आपके कैंडिडेट का नाम और पार्टी सिंबल होता है। आपको क्या करना है, सिर्फ इस बटन को प्रेस करना और आपका वोट हो जाएगा। ईवीएम आपके वोट को रिकॉर्ड कर लेती है। लेटेस्ट देखिए, इसमें एक और डेवलपमेंट हुआ था, वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड ऑडिट पेपर ऑडिट ट्रेल का फुल फॉर्म क्या है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अभी बहुत सारे बात हुई थी कि ईवीएम में रिगिंग होती है, ईवीएम में ठीक से जो है वोट काउंट नहीं हो पाता एंड देयर आर मैल प्रैक्टिसेस। तो उसको सॉल्व करने के लिए वीवीपैट आया था। वीवीपैट में क्या होता है, जैसे ही आप वोट करते हैं तो जिसको भी आपने वोट किया उसकी पर्ची आपको दिखाई जाती है, मशीन में से निकलकर आपके सामने आती है एंड देन इट गोज इनटू द बॉक्स। तो आप, इट्स लाइक काइंड ऑफ रिसीट, बस वो रिसीट आप घर नहीं लेकर आ सकते। तो रिसीट देखकर आपको प्रूव हो जाता है कि जिसने आपको, जिसके लिए आपने वोट किया है उसी को वोट गया है एंड देन इट गोज इनटू द ईवीएम अगेन। इसको बोलते हैं वीवीपैट, क्योंकि आप वोटर हैं, आप उसको ऑडिट कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं कि जिसको आपने वोट किया था उसी को वोट गया। दिस द लेटेस्ट डेवलपमेंट, वीवीपैट।
ऑब्वियसली वोटिंग हो गई एक बार, इसके बाद आपको काउंट करने वोट्स, आपको देखना है कि कौन जीता है। तो कुछ दिन बाद एक फिक्स डे पे, बाय द वे ईवीएम को अभी तक सील कर दिया जाता है, और एक फिक्स डे पर जो एजेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के वो भी आते हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं, और ईवीएम खोली जाती है, और फिर होती है काउंटिंग ऑफ वोट्स। सबके दिल धक धक करते हैं, पूरा नेशन उसको वॉच करता है, टीवी पर फ्लैश होते हैं, काउंटिंग ऑफ वोट होती है, ऊपर नीचे चलता रहता है, एंड फाइनली हमें पता चलता है कि इलेक्शन किसने जीते। लुक्स लाइक सच अ ग्रैंड एक्सरसाइज एंड इट इज अ ग्रैंड एक्सरसाइज। अब सवाल ये आता है कि क्या इंडिया के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है? अगर है तो कैसे हैं? देखिए, आपने कई बार ये न्यूज़ सुनी होगी कि कुछ लोगों का नाम गलत आ गया लिस्ट में, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम होना चाहिए था, उनका नाम नहीं है। गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो मिसयूज कर रहे हैं फैसिलिटीज का, बहुत सारा पैसा यूज हो रहा है इलेक्शंस में, वोटर्स को डराया धमकाया जाता है, मसल पावर का इस्तेमाल किया। देखिए, ये सब होता है, लेट्स नॉट डिनाई कि ये सब होता है, बट यहाँ पर आपको बिगर पिक्चर देखनी है। ये हैंडफुल केसेस में होता है, कुछ जगहों पर होता है, बट इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, मोर और लेस इंडियन इलेक्शंस को आप डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। और इसमें सबसे पहला जवाब ये है कि इंडिया में इलेक्शंस कराता कौन है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा दैट हु कंडक्ट्स इलेक्शंस इन इंडिया। तो इंडिया में इलेक्शंस कराता है एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी के अंडर नहीं है, इट डज नॉट वर्क अंडर द गवर्नमेंट, एंड इट इज वेरी वेरी पावरफुल। जितना पावर आप ये कह लीजिए जुडिशरी के पास है, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उतना ही पावर इलेक्शन कमीशन के पास है। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका अपॉइंटमेंट जरूर प्रेसिडेंट करते हैं, बाय द वे ये भी क्वेश्चन आता है, बट एक बार जब वो अपॉइंटेड, जब आप उनका अपॉइंटमेंट कर देते हैं तो वो आंसरेबल नहीं है प्रेसिडेंट को, ना ही गवर्नमेंट को आंसरेबल है। इवन अगर वो ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं जिससे रूलिंग पार्टी खुश नहीं है, तो भी वो उन्हें हटा नहीं सकते। इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल कि वो उन्हें हटा सके। इसीलिए हमारी इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है। यूं कह लीजिए, इलेक्शन के स्टार्ट से एंड तक के सारे फैसले इलेक्शन कमीशन लेती है, फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ डेट्स टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। मैंने आपको बताया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। यही नहीं, अगर कोई वायलेट करता है तो उसको पनिश भी कर सकती है। एंड ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, एक बार ध्यान रखिएगा, लेट्स से अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है और आपको इलेक्शन ड्यूटी पे लगाया जा रहा है, तो आप गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे, एट दैट टाइम यू आर वर्किंग फॉर द इलेक्शन कमीशन। जब आप इलेक्शन ड्यूटी पे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो बोला जाता है that you are under the control of election commission and not the government. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे पास एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, हम कह सकते हैं that इंडिया हैज डेमोक्रेटिक इलेक्शन। दूसरा, आप देखिए ना, कितने सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी चीज की। आपको अगर विश्वसनीयता जाननी है तो आप ये देखिए कि उसमें लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देखते हैं हर साल वोटर टर्नआउट भारत में बढ़ता है। यानी वोटर टर्नआउट का बाय द वे मतलब क्या है? वो लोग हु आर एलिजिबल टू वोट, आर दे गोइंग आउट एंड वोटिंग। आप किसी भी बड़े डेमोक्रेसी को निकाल कर देखिए, वेस्टर्न डेमोक्रेसी को निकाल के देखिए, वहाँ एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है। पीपल डोंट रियली वांट टू गो एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। पर हमारे यहाँ पर वोटर टर्नआउट हर साल बढ़ता है। ये दिखाता है कि जो हमारे देश के लोग हैं, दे हैव फेथ इन इंडियन डेमोक्रेसी। Okay, India has many poor people, illiterate, underprivileged people, but they are coming in large proportions to vote, क्योंकि उनको ये लगता है this is the only way जिससे उनकी आवाज सुनी जा सकती है। This is in contrast to Western democracies. वहाँ आप देखते हैं कि there is not much idea of people, you know, belonging to the poor section or African Americans going and voting. But in India, ये situation उल्टी है। ये शो करता है that people really take interest and that people are really concerned. आप देखिए ना, common people are actually attached with elections. जब elections होता है, it looks much like Diwali or much like Eid. Everybody is so, और Christmas, everybody is so involved. आप देखते हैं चाय की थड़ी से लेकर आपके घर में शाम को आंगन में बैठकर पड़ोसी तक इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार किसको वोट करना चाहिए, कौन जीतेगा, कैसा होगा। This shows that we have a political culture that is participative. लोग involved है, people really like their votes to be counted, and people really have a say. Then finally the interest of the voters in the election has been in, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि इलेक्शंस इंडिया में डेमोक्रेटिक हैं। अगर लोग जिस दिन इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे, हमें इस बात की तरफ इशारा होगा दैट इलेक्शंस इन इंडिया आर काइंड ऑफ नॉट डेमोक्रेटिक। देन देखिए,
We also need to understand, बहुत बार ऐसा हुआ है that party that was in power has lost elections next time. बहुत बार, कितनी बार ऐसा हुआ? It shows कि every party has a fair chance of winning and losing. अब बात करते हैं acceptance of election outcome. कितना देश डेमोक्रेटिक है, इलेक्शंस कितने अच्छे हो रहे हैं, इस बात से भी प्रूव होता है कि एक बार जब रिजल्ट्स आ गए तो कितने लोग उसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे। जैसा कि मैंने आपको कहा, रूलिंग पार्टी कई बार हार चुकी है इंडिया में, लगभग आधे एमपीज एमएलए चेंज होते हैं हर बार, राइट। कई ऐसे लोग जिन पे आरोप लगते हैं बुलिंग का, वोट खरीदने का, तो वोटर्स भी बहुत चालाक है, कई बार पैसे भी ले लेते हैं और वोट नहीं करते उनको, ये भी होता है। तो ऑफ कोर्स डिस्प्यूट्स हैं, इलेक्शंस में प्रॉब्लम्स हैं, बूथ कैप्चरिंग भी होती है, बट इफ यू लुक एट द ओवरऑल पिक्चर, आज भी आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है। ऑब्वियसली देयर आर प्रॉब्लम्स, बट these problems have to be addressed and can be addressed. तो वो क्या चैलेंजेस हैं जो इंडिया के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के सामने आते हैं? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमें इतने मास स्केल पे इलेक्शंस कराने होते हैं, तो वी नीड टू इंश्योर कि लोग पहली बात इसमें पार्टिसिपेट करें और लोगों के पास रियल चॉइसेस हो, रियल नॉलेज हो। वोट करने तो जा रहे हैं, बट हमने से कितने लोग गूगल करते हैं या पता करते हैं कि जिनके लिए हम वोट कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, या पॉसिबली वो कितने समझदार हैं, पास्ट में उन्होंने क्या डिसीजंस लिए हैं। आर पीपल रियली अवेयर ऑफ हु दे आर वोटिंग फॉर? या एक लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या आपको नहीं लगता जो पार्टी इंडिपेंडेंट, जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है, उसके पास बहुत कम चांसेस हो जाते हैं जीत जाने के? लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व इन इलेक्शंस। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जिनका बैकग्राउंड है या जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, दे कैन शेल आउट अ लॉट ऑफ मनी। तो क्या आपको लगता है, और इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक और मैं आपको फूड फॉर थॉट देती हूँ, क्या स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होनी चाहिए? स्टेट फंडिंग का देखिए बेसिकली मतलब क्या है, कि सरकार जो देश का पैसा है, जो एक्सचेकर का पैसा है, उसमें से हर एक को थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जाए और उसी से इलेक्शन लड़े जाए। एक्सटर्नली कोई पैसा ना हो, तो आपके पास 10,000 आ रहे हैं तो आपको 10,000 में ही लड़ना है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ इलेक्शंस को स्टेट फंड करता है। क्या आपको लगता है इंडिया में स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होनी चाहिए? डू लेट मी नो। ऑब्वियसली मैंने कहा, जिनके पास पैसा है, जिनके पास मसल पावर है, दे डेफिनेटली हैव, चाहे वो हमेशा ना जीते पर उनके पास एडवांटेज तो होती ही है। तभी आप देखते हैं जिनके पास क्रिमिनल बैकग्राउंड है, हर साल उनको टिकट मिलता है, क्योंकि उनको पता है क्लाउड है इसके पास में और वो आपको जिताएंगे। आज भी आप देखते हो फैमिलीज, एंड प्लीज इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन फैमिली, आप रीजनल लेवल पर जाकर देखिए, फैमिली लीनियज चली आ रही है इलेक्शंस में, बेटे के बेटे के बेटे चले आ रहे हैं, रिलेटिव्स, चाचा, पत्नी, whatever, it goes on and on. वेरी ऑफन ऐसा होता है कि सच में चॉइस मिलती है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, पार्टीज बहुत सारी हैं, पर ए की पॉलिसी बी से कोई ज्यादा अलग नहीं है, और सी की पॉलिसी ए और बी जैसी है। तो दिस इज प्रॉब्लमैटिक, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज, कि लोगों के पास इस केस में रियल चॉइस नहीं होती। जो स्मॉल पार्टीज हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ क्लाउड, दे डोंट हैव इनफ मसल पावर टू फाइट दीज आउट। बट एट द एंड व्हाट इज द कंक्लूजन? देखिए जैसा कि हमने बात किया था कि डेमोक्रेसी हर चीज का सोल्यूशन नहीं है, वैसे ही फुल प्रूफ इलेक्शंस भारत में भी नहीं है, बट ओवरऑल हम ये कह सकते हैं दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और हर बार नए नए तरीकों से हमें इन इम्प्रूवमेंट्स को लेकर आना चाहिए। एज अ सिटीजन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें बाय वोटिंग फॉर द राइट कैंडिडेट एंड बीइंग अवेयर ऑफ आवर राइट्स। So all the best. This was chapter number 3. नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे चैप्टर 4 के साथ।